Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. As we were discussing the topic knee joint, today we will discuss about its clinical anatomy and movements. So first of all, we will talk about movements. The primary movement of knee joint is flexion and extension, although medial or lateral rotation and abduction or adduction movement occur to a lesser extent. तो कहने का मतलब ये है कि आप जब नी जॉइंट को देखते हैं तो सबसे पहले जो दिमाग में बात आती है वो ये आती है कि नी जॉइंट भी एल्बो जॉइंट की तरह हिंज जॉइंट है, बट ऐसा नहीं है। एल्बो में सिर्फ दो ही मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, लेकिन नी जॉइंट में आप जब इसकी डीप स्टडी करेंगे या इसका मूवमेंट ध्यान से देखेंगे तो नी जॉइंट में टोटल 6 मूवमेंट्स होते हैं। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, जिसे हम वेल्गस और वायरस भी बोलते हैं, और मीडियल और लेटरल रोटेशन। तो ये भी होता है, लेकिन ये बहुत ही इतने कम माइनर डिग्री पे होता है या इतने कम उस पे होता है, ठीक है, रेंज पे, कि ये नज़र नहीं आता है और ये अदर मूवमेंट्स के साथ होता है, इस वजह से ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है, पता नहीं चलता है साफ साफ। तो इसीलिए हमें लगता है कि नी जॉइंट में सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है। नी जॉइंट हैज़ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकॉज अदर मूवमेंट्स आर वेरी मिनिमल। तो अगर हम बात करें कि नी जॉइंट्स को किस कैटेगरी में रखा जाता है, तो नी जॉइंट्स 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन, ये 4 मूवमेंट होते हैं, इसलिए इसको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये देखिए, ये स्टैंडिंग पोजीशन में है। जब स्टैंडिंग पोजीशन में हम क्या नाम नी जॉइंट को पीछे की तरफ मोड़ते हैं तो उसको फ्लेक्शन बोलते हैं, और वापस उसी पोजीशन से नॉर्मल पे आते हैं, ठीक है, तो उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट है ये सिटिंग पोजीशन में। सिटिंग पोजीशन में मतलब सिटिंग पोजीशन का मतलब है जब हम हाई सिटिंग यानी ऊंची जगह पे बैठते हैं जिससे हमारा पैर जमीन पे ना टकराए, जैसे बेड, टेबल, इन सब जगहों पे बैठते हैं। तो देखिए, जब हम पैर को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो वो एक्सटेंशन होता है, और जब हम पैर को नीचे मोड़ते हैं तो वो फ्लेक्शन होता है। और फिर इसी मूवमेंट को जब हम प्रोन लाइन में करते हैं तो देखिए इस तरह से होता है। पेट के बल लेटने पे पैर को जब हम अपने पीठ की तरफ ले जाएंगे तो उसको फ्लेक्शन बोलते हैं, और फिर वापस नॉर्मल ले जाएं यानी सीधा कर लें तो उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे एबडक्शन, एडक्शन की। एबडक्शन को हम वायरस भी बोलते हैं नी के केस में, और एडक्शन को हम वेल्गस भी बोलते हैं, ठीक है। तो एडक्शन का मतलब है सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ आना, और जिसको हम वायरस बोलते हैं, और एडक्शन का मतलब है सेंटर से दूर जाना, जिसे हम वेल्गस बोलते हैं। तो इस मूवमेंट का डायग्राम इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत ही मिनिमल होता है, ठीक है। तो आपको हम एक्सटर्नली नहीं दिखा सकते हैं, ये आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको महसूस करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने पैर को फिक्स करना होगा, ठीक है, जमीन पे। एक जिस पैर का आप करना चाहते हैं, राइट या लेफ्ट, उस पैर को आप जमीन पे फिक्स करिए और हल्का सा साइडवेज मूव करिए, तो आपको लगेगा कि आपकी नी हल्की सी बाहर और अंदर की तरफ मुड़ रही है, ठीक है, ठीक, लचीलापन है। तो वो लचीलापन इसी मूवमेंट की वजह से होता है, एबडक्शन और एडक्शन की वजह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे मीडियल या इंटरनल, लेटरल या एक्सटर्नल रोटेशन की, ठीक। अब इसको भी हम सिर्फ फील कर सकते हैं। इसको फील करने के लिए आप दौड़ते हुए जाइए और फिर अचानक से मुड़िए। तो जो आप अचानक से उल्टा मुड़ते हैं वो इसी के कारण हो पाता है, अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो आपको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और होती भी है कि कभी कभी जब ज़्यादा मुड़ जाता है तो इंजरी हो भी जाती है, ठीक है। मीडियल और इंटरनल रोटेशन में इंजरी हो भी जाती है, ठीक। क्यों? क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि रोक नहीं पाता है हमारा नी जॉइंट, ठीक। लेकिन आप दौड़ते हुए गए और वापस आपको घूम के यू टर्न लेके या तुरंत मुड़ना है तो वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि आप क्या करते हैं, पैर को रोकते हैं और फिर तुरंत घूमते हैं। तो जब तुरंत घूमते हैं तो आपके पैर में इंटरनल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन होता है, वो डिपेंड करता है कि आप किधर मुड़ रहे हैं। अगर अपनी लेफ्ट साइड घूम रहे हैं, ठीक है, तो इंटरनल रोटेशन होगा, एक्सटर्नल रोटेशन होगा, और जब आप बाहर की तरफ घूम रहे हैं तो लेग का
इंटरनल रोटेशन होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरफ आप घूम के उल्टा मुड़ के वापस आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। तो इट इज़ अ नॉन इन्फ्लेमेटरी डीजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट। तो ऐसा नहीं है कि हम नी जॉइंट में पढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ नी जॉइंट में होता है, नहीं, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये एक डीजनरेटिव चेंजेस है। डीजनरेटिव चेंजेस का मतलब है ये एक ऐसा चेंज है जो सेल्स के धीरे धीरे नष्ट होने की वजह से या पुराने होने की वजह से ये होता है। यानी कि नी मतलब जॉइंट के सेल्स जो होते हैं, ठीक है, ठीक, जॉइंट पे जो सेल्स होते हैं, कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं, बोन के जो सेल्स होते हैं जॉइंट पे, वो जल्दी घिसने लगते हैं, डीजनरेट करने लगते हैं, खत्म, उसी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। हाँ, इसलिए ये सभी जॉइंट में होता है, लेकिन नी जॉइंट में इसलिए क्योंकि नी जॉइंट क्या है, आपका वेट बियरिंग जॉइंट है, वजन आता है उस पर, तो इसलिए वो जल्दी घिसता है और वो चलता भी सबसे ज़्यादा है। अगर आप बात करें हिप जॉइंट के मुकाबले, तो हिप जॉइंट के मुकाबले भी ये सबसे ज़्यादा चलता है, क्योंकि आप जब चलते हैं तो भी आपका पैर हल्का सा मुड़ता है ही। हिप जॉइंट तभी मुड़ता है जब आप या तो उठते बैठते हैं, ठीक है, और या आप ज़्यादा लंबे लंबे कदम लेते हैं, तभी आपका हिप जॉइंट मूव करता है। अदरवाइज नी जॉइंट ज़्यादा मूव करता है, इवन जब आप चल रहे होते हैं। दौड़ने की तो हम बाद में बात करेंगे। तो इसलिए ये नी जॉइंट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है और हम नी जॉइंट में इसको पढ़ रहे हैं। इट अफेक्ट लार्ज जॉइंट, ये बड़े जॉइंट को करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ये लार्ज जॉइंट को करता है, ये बात मेंशन इसलिए की है क्योंकि जब हमने इससे पहले पढ़ा था तो एक चैप्टर में हमने पढ़ा था रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या था, वो स्मॉल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता था, स्मॉल जॉइंट को अफेक्ट करता था, इसलिए यहाँ ये बात मेंशन की है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी कि ये लार्ज जॉइंट को अफेक्ट करता है। स्पेशली वेट बियरिंग जॉइंट, जो कि हमने बात की थी, जिन जॉइंट्स पे वेट आता है, वजन आता है शरीर का, ठीक है, उस पे ये जल्दी अफेक्ट करता है, क्योंकि वहां डीजनरेशन जल्दी होता है कंपेयर टू अदर जॉइंट्स जिस पे वजन नहीं आता है, जैसे एल्बो, रिस्ट, शोल्डर, इन सब पे वजन देर में आता है, तो ये इनमें देर में होगा। ये भी बड़े जॉइंट है लेकिन इनमें देर में आता है, जैसे कि नी जॉइंट और हिप जॉइंट। इट मेनली अकर ड्यू टू ओबेसिटी और ओवर यूज। तो जैसा कि हमने बात की थी वजन आने की, तो जब शरीर का वजन बढ़ जाता है, और मेनली देखा जाता है कि शरीर का वजन कहाँ बढ़ता है, एब्डोमेन एरिया पे बढ़ता है, यानी कि हिप जॉइंट से ऊपर वाले एरिया पे बढ़ता है, ठीक है, तो इसलिए इस पे ज़्यादा वजन आता है। ठीक, तो एक कारण मोटापा भी हो सकता है, ठीक है, और ओवर यूज यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा यूज करना, यानी कि सपोज मान लीजिए कोई रनर है, ठीक है, अब रनर जब अपनी ओल्ड एज में जाएगा, यानी कि 45-50 एज में जाएगा, तो उसके में जल्दी डीजेनरेटिव चेंजेस होंगे, उसके में जल्दी उसका घुटना खराब होगा, जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो एक नॉर्मल काम करता है, ऑफिस में बैठता है, ठीक है, गाड़ी से आता जाता है, ठीक, उसमें देर से खराब होगा। सेम एज की बात करें तो वो ओवर यूज कहलाता है। हालांकि वो समय की डिमांड होती है, ठीक है, इसलिए उसको वो करना जरूरी होता है, दौड़ना जरूरी होता है, लेकिन अगर हम ओवर यूज की बात करें तो यही है ओवर यूज का परिणाम। अगर हम नॉर्मल से ज़्यादा किसी भी चीज़ का यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, जल्दी खराब होती है। तो नी जॉइंट उसका एक एग्जाम्पल है, ऑस्टियोआर्थराइटिस उसका एक एग्जाम्पल है कि ज़्यादा यूज़ करने से भी वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। होता और भी कारणों से है, क्या नाम है, आपकी पुरानी चोट उभर के आ जाए, पुरानी चोट लगी है तो भी हो सकता है, कारण कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मेन जो कारण है ओबेसिटी और ओवर यूज। हाँ, तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए डायग्राम में दिखा रहा है, एक तरफ हेल्दी नी जॉइंट है और एक तरफ ऑस्टियोआर्थराइटिक नी जॉइंट है। तो ये देखिए जो हेल्दी नी जॉइंट है उसमें सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, मेनिस्कस, सब इसका नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में आ रहा है तो देखिए ये रेड रेड निशान, तो ये रेड निशान कुछ नहीं है, ये सिर्फ डैमेज दिखा रहा है कि इसको डैमेज हो रहा है। एक्चुअली में ये इस कलर का होता नहीं है, लेकिन डैमेज दिखाने के लिए रेड कलर से किया गया है कि इसके कार्टिलेज घिस जाते हैं आपस में, और जब कार्टिलेज घिस जाते हैं तो होता क्या है कि जो दो बोन्स के एंड है, यानी फीमर बोन और टीबिया बोन का जो आखिरी सिरा है, ठीक है, एंड जो है वो आपस में टकराने लगता है और इससे पेन होता है, ठीक है। तो ये है आपके ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस। अब इसको हम जब एक्सरे में देखेंगे तो एक्सरे में ऐसा दिखता है कि नॉर्मल जॉइंट जो होगा नी जॉइंट, उसका स्पेस बरकरार रहता है। देखिए दोनों में गैप कितना है, नीले एरो से मेंशन किया गया है कि देखिए इसको गैप पे ध्यान, लेकिन इधर देखिए तो ये लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस, यानी कि जो जॉइंट का स्पेस होता है, जो एक साइनोवियल जॉइंट की खासियत होती है, जॉइंट स्पेस वो खो जाती है इसमें, इस केस में देखिए
देखिए दिख रहा है ना आपको, ये देखिए रेड एरो नीचे की तरफ है, तो रेड एरो नीचे की तरफ का ये मेंशन है कि ये देखिए स्पेस कम हो रही है, दब रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि बॉडी का वेट ऊपर से आ रहा है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ दब रहा है, स्पेस कम हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीनू वेलगम की। तो जीनू वेलगम, जैसा कि हमने हिप जॉइंट को कॉक्सा बोला था, ठीक है, और उस समय भी हमने बताया था कि अदर जॉइंट्स भी होते हैं जिसमें से नी जॉइंट को हम जीनू, तो ये देखिए जीनू वेलगम यानी कि नी जॉइंट की दिक्कत को बोलते हैं। वेलगम का मतलब होता है लेटरल डेविएशन, यानी कि आपका जो पैर है वो बाहर की तरफ भागता है। अब वो कैसे होता है, देखिए इट इज ऑल्सो नोन एज नॉक नी, इसको हम नॉक नी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो हम आपको फिगर से समझा के बताएंगे। इट इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज बाय लेटरल डेविएशन ऑफ द लेग इन रिलेशन टू नी जॉइंट। तो अगर आप लेग की बात करें, मेडिकल में लेग हम बोलते हैं नी जॉइंट से नीचे के हिस्से को, ठीक है। तो लेग जो है यानी कि नी से नीचे का जो हिस्सा है, जो पैर है आपका, नीचे नी से नीचे का जो हिस्सा पैर है वो अगर बाहर की तरफ भागे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जीनू वेलगम। अब इसको नॉक नी क्यों बोलते हैं, तो जब दोनों नी में हो जाता है, ठीक है, होने को ये यूनिलेटरल यानी एक पैर में भी हो सकता है और बाइलेटरली यानी दोनों पैर में भी हो सकता है। तो जब दोनों पैर में होता है तो वो इस तरह से होता है कि दोनों नी हमारे चलने पे टकराने लगते हैं, और ये आपने कई लोगों में देखा भी होगा कि उनके नी आपस में सटते हैं जब वो कदम बढ़ाते हैं या चलते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो ये इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ये देखिए ये दोनों पैर, आप पहला डायग्राम देखिए नॉक नी वाला, तो देखिए इसके दोनों नी पास में आ गए हैं। तो जब ये चलता है पर्सन, ऐसा पर्सन जब चलता है तो उसके नी टकराते हैं, इसीलिए इसका नाम है नॉक नी। नॉक नी का मतलब नी का टकराना, एक दूसरे से टकराना। नॉक का मतलब है एक दूसरे से टकराना, ठीक, तो इसीलिए इसको नाम दिया है नॉक नी, ठीक। और एक नॉर्मल देखिए, तो नॉर्मल में देखिए कितना गैप है, ठीक, अच्छा खासा गैप है नॉर्मल नी में, और सीधा है, ठीक। तो यही फर्क है दोनों में, जीनू वेलगम और नॉर्मल में। अब हम जो लेटरल डेविएशन की बात कर रहे थे, तो आप ये देखिए ये बाहर की तरफ, इसके घुटने से नीचे का हिस्सा देखिए ये बाहर की तरफ भाग रहा है, ठीक है, ठीक, ठीक। और यहाँ देखिए एकदम सीधा है दूसरे वाले डायग्राम में, नॉर्मल वाले डायग्राम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीनू वैरम की, जो कि जस्ट अपोजिट होता है जीनू वेलगम के। जीनू मीन्स नी, वैरम मीन्स होता है अंदर की तरफ आना। इसमें जो नीचे नी जॉइंट से नीचे का जो हिस्सा होता है वो अंदर की तरफ आता है, ठीक। इट इज ऑल्सो नोन एज बो लेग, ठीक है, इसको हम बो लेग भी बोलते हैं। बो का मतलब यहाँ धनुष है, ठीक। तो हमारा जो पैर का आकार हो जाता है वो धनुष की तरह हो जाता है। वो कैसे, इट इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय मीडियल डेविएशन ऑफ द लेग इन रिलेशन टू नी जॉइंट। उसमें लेटरल डेविएशन था यानी बाहर की तरफ भाग रहा था, इसमें मीडियल यानी अंदर की तरफ भाग रहा है। अब वो कैसे है, तो ये देखिए आप नॉर्मल देखिए, नॉर्मल यानी कि सीधा जब खड़ा है पर्सन, लेकिन जब यही वायरस हो जाता है, जब जीनू वैरम या वायरस हो जाता है, ठीक है, दोनों पैर में, ठीक है, तो ये देखिए कैसा हो जाता है, पैर एकदम धनुष की तरह हो जाता है, यानी उसके पैर के बीच का जो गैप देखिए एकदम धनुष की तरह हो गया है, कि ऊपर हिप जॉइंट, ठीक है, और नीचे एंकल पास है और बीच में एकदम धनुष की तरह एकदम गैप है अच्छा खासा। तो इसी को कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है बो लेग। बो लेग का मतलब पैर धनुष की तरह हो जाता है, ठीक है। और ये भी यूनिलेटरल और बाइलेटरल, एक पैर में भी हो सकता है और दोनों पैर में भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे फ्रैक्चर्स की, कि नी जॉइंट के अराउंड कौन कौन से फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेमोरल कॉन्डाइल, यानी फीमर के जो सबसे लोअर एंड होता है यानी कॉन्डाइल्स, उसके फ्रैक्चर की, यानी कि मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल दोनों का फ्रैक्चर, सुप्राकॉन्डाइलर, इपिकॉन्डाइल्स, इन सब का फ्रैक्चर्स हमको देखने को मिलेगा। ये देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है, सुप्राकॉन्डाइल फ्रैक्चर्स, ठीक है, मीडियल कॉन्डाइल फ्रैक्चर, लेटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर, ठीक, ये सब देख सकते हैं। दोनों कॉन्डाइल एक साथ फ्रैक्चर, ये सारे इसमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, तो यानी कि दोनों कॉन्डाइल्स के बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है, जिसको हम इंटरकॉन्डाइलर स्पेस बोलते हैं, इंटरकॉन्डाइलर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। तो ये देखिए इंटरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, तो ये देखिए वाई शेप का होता है, ये देख सकते हैं डायग्राम में, ये देखिए ये वाई शेप का डायग्राम, ये तो वाई शेप बना रहा है ना, तो ये इंटरकॉन्डाइल यानी इंटरकॉन्डाइल यानी जो फ्रैक्चर हो रहा है वो दोनों कॉन्डाइल के बीच में हो रहा है, कॉन्डाइल्स पे नहीं हो रहा, दोनों कॉन्डाइल के बीच में हो रहा है, ठीक है। इसी की सीवियरिटी बाकी डायग्राम में दिखाई है कि ये और कितनी बुरी तरह से टूट सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टिबियल कॉन्डाइल की, यानी टिबिया का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, कॉन्डाइलर हिस्सा, ठीक है, जो नी जॉइंट बनाने में मदद करता है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो ये देखिए
ठीक है, ये देखिए एक तरफ का कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल, ठीक है, टिप टूटा है कॉन्डाइल का, फिर मीडियल कॉन्डाइल, फिर मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल दोनों, फिर मीडियल कॉन्डाइल और अपर शेफ्ट के ऊपर वाला हिस्सा पूरा क्रैक हो जाता है। ठीक, तो ये दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे पटेला फ्रैक्चर की। पटेला फ्रैक्चर तो पटेला बोन का टूट जाना, तो ये देख सकते हैं इसमें। ठीक है, अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स यानी सीधी लाइन की तरफ फ्रैक्चर, उसका नीचे का एपेक्स टूट जाए। ठीक है, ये कई सारे टुकड़े हो जाएं, कई सारे टुकड़े अलग हो जाएं। ठीक है, सीधा फ्रैक्चर यानी सीधी लाइन खींचे फ्रैक्चर की। ठीक, तो ये सब फ्रैक्चर के तरीके हो सकते हैं, ये आप सेकेंड ईयर में इसको डीपली पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पटेला डिसलोकेशन। ठीक, यानी कि पटेला का अपनी जगह से खिसक जाना। डिसलोकेशन का मतलब होता है कि किसी भी बोन का अपने जोड़ से, अपनी प्लेस से खिसक जाना, टूटना नहीं, खिसक जाना। ठीक, और जब बोन का नाम इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो जैसे यहाँ पटेला बोन इन्वॉल्व है तो पटेला का अपनी नॉर्मल जगह से खिसक जाना। देखिए अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं नॉर्मल पोजीशन पटेला की, पहला डायग्राम। ठीक, और दूसरे में देखिए पटेला बाहर की तरफ, लेटरल की तरफ भाग रहा है, ग्रीन एरो दिखा रहा है ना बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ भाग रहा है, तो ये डिसलोकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिगामेंट्स इंजरी के। हमने लिगामेंट्स पढ़े थे, ठीक है, तो उसमें हमने बात की थी कि ऊपर के जो चार ACL, PCL, MCL, LCL ये मेजर हैं, ये एकदम किनारे बाउंड्री बनाते हैं नी जॉइंट की रोकने के लिए। बाकी जो अदर लिगामेंट्स थे वो अंदर से मजबूती देते हैं, वो सपोर्टिव मजबूती देते हैं, लेकिन जो मेन मजबूती का काम है वो इसी का है। तो जाहिर है जब ये मेन है तो चोट भी इन्हीं को ज़्यादा लगेगी, जल्दी लगेगी, पहले लगेगी। ठीक है, तो ये देखिए, तो ACL इंजरी यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी, ये देखिए राइट नी जॉइंट है, आगे से दिखाया जा रहा है, राइट नी जॉइंट आगे से। तो ये देखिए आपको रेड गोले के अंदर देखिए ऐसे ही टीयर होता है, जब कोई लिगामेंट टूटता है तो ऐसे ही टीयर होता है। ठीक, ये देखिए, ठीक, और ये ज़्यादा झटका लगने से होता है। ठीक है, कि जब पीछे से कोई कस के मार दे, मतलब आपके मान लीजिए नी जॉइंट के पीछे से कोई कस के मार दे, कस के झटका लग जाए, तो क्या होगा, आपका टीबिया आगे की तरफ खिसकेगा। जब आगे की तरफ खिसकेगा तो वो जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है उसको तोड़ते हुए आगे खिसकेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता था, उसी को खिसकने से रोकता था, टीबिया को फीमर के ऊपर आगे खिसकने से रोकता था। तो उसी को ना रोक पाए, जब इतना ज्यादा फोर्स हो कि ना रोक पाए, तो क्या होगा, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टीयर हो जाएगा, टूट जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे PCL इंजरी की, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो ये देख सकते हैं, ये देखिए ये पोस्टीरियरली दिखाया गया है और ये आपका लेफ्ट नी जॉइंट है, लेफ्ट नी जॉइंट है, पीछे से दिखाया गया है। तो पीछे से देखिए, अब ये कैसे होता है, जब कोई आगे से आपको कस के मार दे, आगे से किसी चीज से आप बुरी तरह से टकरा जाए। ठीक है, यानी कि आपका टीबिया जो है वो पीछे की तरफ भागे, टीबिया पीछे के, तो जब पीछे की तरफ भागेगा तो क्या होगा, तो PCL उसको रोकेगा। लेकिन जब फोर्स इतना ज्यादा होगा कि PCL ना रोक पाए, क्योंकि PCL का काम यही था ना कि इसको पीछे खिसकने से रोकता था, तो जब ये नहीं रोक पाएगा तो क्या होगा, वो टीयर होगा, ज्यादा जोर पड़ेगा तो वो ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। तो यही इसमें दिखाया गया, देखिए साफ साफ एकदम टूटा हुआ दिखाया गया रेड गोले के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे MCL इंजरी की, यानी कि मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की इंजरी। ये देखिए मीडियल कोलेटरल लिगामेंट को दिखाया टूटे हुए, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए मीडियल कोलेटरल लिगामेंट टूटा हुआ है। ठीक, और नेक्स्ट हम बात करेंगे LCL की, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। तो ये देखिए लेटरल कोलेटरल लिगामेंट को टूटे हुए दिखाया है। ठीक है, अब ये दोनों इंजरी होती कैसे हैं, ये दोनों इंजरी तब होती हैं जब कोई साइड से कस के मार दे, यानी कि जब लेटरल साइड से इतना तेज फोर्स लगे, ठीक है, तो मीडियल नहीं रोक पाएगा, तो उसमें मीडियल होगा। फोर्स लगेगा लेटरल साइड से, बाहर से, लेकिन इंजरी होगी मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की। और जब अंदर से कोई मारे यानी मीडियल साइड से मारे, और तब हमारा लेटरल कोलेटरल लिगामेंट नहीं रोक पाएगा, इतना फोर्स होगा, तो लेटरल कोलेटरल में इंजरी होगी। फोर्स लगेगा अंदर से, टूटेगा लिगामेंट बाहर वाला। उसी तरह से फोर्स लगेगा बाहर से और टूटेगा लिगामेंट अंदर वाला, यानी कि मीडियल वाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।